हाय एवरीवन। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे द एकेडमिक प्लान फॉर क्लास 11 फिजिक्स। ठीक है, मतलब अक्टूबर से लेकर आपके एग्जाम तक आपको किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, अगेन दिस प्लान इज फॉर स्टूडेंट्स ऑफ असम हाई सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल। ठीक है, फॉर स्टूडेंट्स ऑफ असम हाई सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल क्लास 11 फिजिक्स। तो देखिए, क्लास 11 फिजिक्स में पहले तो देख लेते हैं हमको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी के दो वॉल्यूम है, एनसीईआरटी वॉल्यूम 1 और एनसीईआरटी वॉल्यूम 2। ठीक है, तो वॉल्यूम 1 में आपके 8 चैप्टर्स हैं। ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन। ठीक है, और इसी तरह से वॉल्यूम 2 जो हो गया उसमें आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ऑसिलेशंस एंड वेव्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 15 चैप्टर्स है ना, 15 चैप्टर्स को पढ़ने के लिए एक आपको मैथमेटिकल बैकग्राउंड भी आपको चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ मैथमेटिकल टूल्स हैं जो अलग अलग एनसीईआरटी में ज्यादा कुछ, एनसीईआरटी में सिर्फ वेक्टर्स डिस्कस किया है और थोड़ा कैलकुलस डिस्कस किया है। बट जो अलग अलग रेफरेंस बुक है मार्केट में, हर ऑलमोस्ट हर रेफरेंस बुक में आपको मैथमेटिकल टूल्स एक चैप्टर मिलेगा जिसमें आपको फंडामेंटल्स ऑफ एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस और वेक्टर्स, ये आपको मिले। वेक्टर्स तो मतलब इट इज ए पार्ट ऑफ द सिलेबस, मतलब मोशन इन प्लेन में आपको इस चैप्टर में आपका वेक्टर्स का कंप्लीट जितना चाहिए उतना पूरा दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, बट जो फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैथमेटिक्स बोल रहा हूँ, क्योंकि फिजिक्स में विदाउट मैथमेटिक्स आपको यू विल फेस डिफिकल्टीज। ठीक है, इवन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट, ठीक है, तो जो लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं नॉर्मली वो लोग मैथ्स को छोड़ देते हैं। ठीक है, अब मैथ्स को छोड़ने से भी आपको ये जो फंडामेंटल चीजें हैं ना, एल्जेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अच्छा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एल्जेब्रा, ये क्लास 10 तक जो पढ़ा था वो नॉलेज काफी है। ठीक है, बट कैलकुलस पार्ट जो डिफरेंशियल कैलकुलस है और इंटीग्रल कैलकुलस, ये तो 10 तक नहीं पढ़ा था, और ये फिजिक्स के लिए चाहिए, और ये आपके 11 ट्वेल्थ में आपका मैथ्स के सिलेबस में है। तो फिजिक्स में ऑलमोस्ट हर चैप्टर में इसका एप्लीकेशन है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, जो एटलीस्ट फॉर्मूले जो है, फॉर्मूले क्या क्या है, फॉर्मूले को कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो आप देख लीजिए। एंड वेक्टर्स, ये जो वेक्टर्स है, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, अच्छा, अब मैथमेटिकल टूल्स में जैसे मैंने बोला कि एल्जेब्रा, अब एल्जेब्रा को देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन से लेकर रे ऑप्टिक्स तक ऑलमोस्ट इन सब सभी चैप्टर्स में आपका एल्जेब्रा का यूज होने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री का अगेन प्रोजेक्टाइल मोशन में भी यूज होगा, वेव ऑप्टिक्स में भी होगा। वेव ऑप्टिक्स में जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे कि कोई इक्वेशन है, सपोज कर लो कि आई इज इक्वल टू, अभी हमको मतलब नहीं मालूम है, बट जस्ट इक्वेशन की तरह समझ लो कि आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू स्क्वायर रूट ऑफ आई वन आई टू कॉस फाइव दिया हुआ है। अब अगर आई वन इक्वल टू आई टू इक्वल टू आई नॉट हो गया, तब ये आई इक्वल टू फोर आई नॉट कॉस स्क्वायर फाइव बाई टू होता है। तो ये सब कन्वर्जन, ये सब स्टेप्स हम तब कर पाएंगे ना जब हमको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले पता होंगे। ठीक है, इसी तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मोशन इन प्लेन में चाहिए होगा, ग्रेविटेशन में चाहिए होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चाहिए होगा, मैग्नेटिज्म में चाहिए होगा, रे ऑप्टिक्स में चाहिए होगा। ठीक है, रे ऑप्टिक्स में अगर मान लो कि एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, और ये आपका ओरिजिन है, तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो कहीं पे अगर दे दिया सपोज 2,1 और पूछ दिया 2,1 मीटर, और इमेज कहाँ पे है पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की सिचुएशन में हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीखना पड़ेगा। ठीक है, कैलकुलस, अब अगर आप लोगों ने, ज्यादातर स्टूडेंट ने तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन अभी तक पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो अगर एक क्वेश्चन दिया रहे, ऑब्जेक्ट इज मूविंग अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन एक्स इक्वल टू 6t स्क्वायर माइनस 4t+5। ठीक है, एक्स मीटर में है, टी सेकंड में है। अगर आपको पूछ लिया एवरेज स्पीड निकालना है, टी इक्वल टू 2 सेकंड और टी इक्वल टू 4 सेकंड, टी इक्वल टू 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच में एवरेज स्पीड निकालना है, टी इक्वल टू 3 सेकंड में इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालना है। तो अगर कैलकुलस का फंडामेंटल्स नहीं मालूम है तो ये क्वेश्चन तो होगा ही नहीं। बट ये क्वेश्चन वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है, मतलब अगर आप देखेंगे क्लास 11 का जो मोशन वन डायमेंशन है, दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन। ठीक है, मगर ये जो इजीएस्ट क्वेश्चन है फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कैलकुलस अगर देखेंगे तो इसमें काफी कॉन्सेप्ट्स इसमें घुसे हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए कैलकुलस आपका बहुत जरूरी है। इसी तरह से आपको अगर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड्स, वहां पे एक एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग या कोई भी इलास्टिक बॉडी। ठीक है, तो उस केस में जो फॉर्मूला आता है वो आता है यू इज
पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। अगेन ये फॉर्मूले के डेरिवेशन में भी हमको कैलकुलस का जरूरत पड़ता है, ठीक है। वेक्टर्स, अब जितने भी यार क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी जिनका डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, उन सबको स्टडी करने के लिए तो वेक्टर्स चाहिए होगा। दिस इज फ्रॉम सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस से लेकर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स तक, ठीक है। अब नॉर्मली जब हम लोग वेक्टर्स पढ़ते हैं स्टार्टिंग में, तो ये जो फोर्सेस का सुपरपोजिशन में हमको एप्लीकेशन करने में बड़ा मजा आता है, ठीक है। बट सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स पहुंचते पहुंचते हम लोग चीजें भूल जाते हैं, ठीक है। तो ये वेक्टर्स का वाइड एप्लीकेशन है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर क्लास 11 क्लास 12 दोनों में भयंकर एप्लीकेशन होने वाला है, ठीक है। अच्छा, अब सिलेबस को हम लोगों ने, अभी तक तो आपका सिलेबस काफी हद तक काफी चैप्टर्स पढ़ लिए होंगे, ठीक है। तो मेरा सजेशन ऐसा है कि जैसे अगर स्टार्ट करते हैं तो या तो मैथमेटिकल टूल्स से स्टार्ट करें, ठीक है। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम मैथमेटिकल टूल्स और यू कैन स्टार्ट फ्रॉम फिजिकल वर्ल्ड एंड यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। इनमें से कोई मतलब ये वन हो सकता है, ये टू हो सकता है, मतलब पहले ये किया और फिर ये किया, या फिर पहले ये किया फिर ये किया। बट मेन चैप्टर्स को स्टार्ट करने से पहले मैथमेटिकल टूल्स को पढ़ना एकदम, इट इज वेरी मच एसेंशियल, बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने क्या क्या पढ़ेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे, मोशन इन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी पावर। अब आसाम में मतलब ज्यादातर जूनियर कॉलेज में ये ऑब्जर्व हम लोग करते हैं, जूनियर कॉलेज से नहीं, अलग बाकी कॉलेजेस में भी, मतलब एक ऑब्वियसली एक से ज्यादा टीचर होगा, तो आपसे एक से ज्यादा टॉपिक आप लोगों को साइमल्टेनियसली पढ़ना पड़ेगा। तो मतलब वर्क एनर्जी पावर चैप्टर तक आने के बाद मतलब इधर आप चले हैं वॉल्यूम 2 में अगर चले हैं, ठीक है, तो यू कैन गो, मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़ लिया, लिक्विड्स पढ़ लिया, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। और फिर ये जो चैप्टर है ना, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसको मैंने लास्ट में छोड़ दिया, ठीक है। तो ऐसा कर सकते हैं। ग्रेविटेशन एकदम इजी चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, इसको मैंने लास्ट में रखा हुआ है, तो ये दोनों चैप्टर लास्ट में कर सकते हैं, ठीक है। इन बिटवीन मतलब 5 चैप्टर यहाँ वर्क एनर्जी पावर में आके उसके बाद हम लोग ये चैप्टर्स, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स और फिर हीट के चैप्टर्स, यहाँ वेव्स एंड ऑसिलेशन, ठीक है। तो इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है, बट मतलब स्टार्टिंग में कुछ चैप्टर्स हैं जो मतलब फंडामेंटल हैं, बाकी सब चैप्टर्स से थोड़े रिलेटेड है, जैसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स में इन सब चैप्टर्स का थोड़ा नॉलेज चाहिए हो सकता है, ठीक है। और ये सब मतलब देखो, ये चैप्टर्स पहले पढ़ने के लिए इसलिए भी बोल रहा हूँ कि ये चैप्टर्स ना काफी फंडामेंटल है, मतलब क्लास 11 में, मतलब मैं तो बोल रहा हूँ क्लास 11 में आपको कोशिश करना चाहिए कि आप मैकेनिक्स का उस्ताद बन जाए, ठीक है। मैकेनिक्स का उस्ताद आपको क्लास 11 में बनना है, ठीक है। बाकी सब चीजें हो जाएगा, मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सॉलिड्स लिक्विड्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पार्ट, ये सब हो जाएगा। वेव्स एंड ऑसिलेशन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बोथ ये फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एंट्रेंस बोल रहा हूँ, ठीक है। तो मगर आपका गोल होना चाहिए कि क्लास 11 में आप मैकेनिक्स के उस्ताद हो। मैकेनिक्स के उस्ताद हो गए तो आपका एप्टीट्यूड बढ़ जाएगा, ठीक है। एप्टीट्यूड बढ़ गया तो ये सब यार बाकी सब चीजें तो आपको इजी लगने लग जाएगी, ठीक है। तो मैकेनिक्स का उस्ताद अगर बढ़ गया तो आपका एप्टीट्यूड गारंटेड, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। अच्छा, फिर अब सितंबर 30 तक आपका गोल होना चाहिए कि मिनिमम मिनिमम ये 3 टॉपिक, मैथमेटिकल टूल्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, ये हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर 20 तारीख तक, बीच में तो आपका दुर्गा पूजा भी आ गया, तो आप क्या करें, रिवाइज करें और एक प्रैक्टिस टेस्ट दें, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आप लोग के स्कूल में भी कुछ टेस्ट वेस्ट होंगे, ठीक है। सो टेस्ट होगा तो रिवीजन करना ही पड़ेगा। 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में, मतलब इन 9 दिनों में आप लॉज ऑफ मोशन खत्म कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, 1 नवंबर से 30 नवंबर, मतलब नवंबर के महीने में सर्दियां स्टार्ट हो जाती हैं और हम लोग ये चैप्टर्स खत्म करते हैं। वर्क एनर्जी पावर, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है। फिर दिसंबर में 20 दिसंबर तक थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ग्रेविटेशन, छोटा चैप्टर पहले ही पकड़ लिया, ठीक है। 21 दिसंबर से 10 जनवरी के बीच में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड थर्मोडायनेमिक्स 10 दिसंबर, ठीक है, बिहू से जस्ट पहले। फिर बिहू गया और 31 दिसंबर तक आते आते हम लोगों ने ऑसिलेशन वेव्स पढ़ लिया। फरवरी के महीने में हमने सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन मोशन पढ़ लिया, ठीक है। और उसके बाद हम लोग प्रिपेयर है, टेस्ट लेना है टेस्ट लीजिए, 12th का पढ़ना है 12th का पढ़िए, ठीक है। बट फरवरी तक गोल होना चाहिए कि फरवरी, मिड फरवरी में बोल रहा हूँ, मिड फरवरी या एटलीस्ट 20 तारीख तक, 20 तारीख तक, ठीक है, आपका सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशन मोशन खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, नाउ रिगार्डिंग बुक्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बुक से रिलेटेड भी कुछ क्वेरीज रहते हैं, ठीक है। अभी तक वैसे ये मेरे बोलने तक तो आपको रुकना नहीं पड़ा होगा, आप लोगों ने ऑलरेडी बुक्स ले लिया होगा, बट मेरा सजेशन है
कि आप देखिए मेन जो आपका बुक है ना वो एनसीईआरटी वॉल्यूम 1, एनसीईआरटी वॉल्यूम 2, ये मेन बुक है। ठीक है, तो ये तो टेक्स्ट बुक आपको पढ़ना ही है, सबसे पहले आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना है। ठीक है, अब उसके बाद आपको बुक्स जो है, देखिए एक कैटेगरी ऑफ बुक्स है जो मतलब ज्यादा पॉपुलर है, जैसे एस एल अरोड़ा हो गया। ठीक है, प्रदीप हो गया, प्रदीप। ठीक है, दिनेश। ठीक है, तो ये बुक्स मतलब एक ही तरह के हैं बुक। ठीक है, एक ही तरह के सब में एक ही तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, बट मतलब इनमें से आप कोई एक लेते हैं, इट इज मोर देन एनफ। ठीक है, बट दिस इज वन टाइप ऑफ बुक्स। देन देयर इज अनदर टाइप ऑफ बुक्स लाइक अरिहंत पब्लिकेशन का, अरिहंत का सीरीज। सीरीज मतलब मैकेनिक्स 1, मैकेनिक्स 2। ठीक है, तो मैकेनिक्स 1, मैकेनिक्स 2 में पूरा कंप्लीट मैकेनिक्स अलग अलग बुक आती है। ठीक है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के लिए अलग बुक आता है, तो अरिहंत का सीरीज ले सकते हैं। ठीक है, सेंगेज का ले सकते हैं, सेंगेज सीरीज। ठीक है, बालाजी पब्लिकेशन, बालाजी पब्लिकेशन। अब ये जो लेवल है ना, ये लेवल, ये थोड़ा इस मतलब ये जैसे थोड़ा स्कूल लेवल हो गया, मतलब स्कूल के टेस्ट के लिए काफी है बुक्स। बट एंट्रेंस के लिए अगर आप सोच रहे हैं, ठीक है, जेई या नीट के लिए, तो आपको इनमें से कोई एक सीरीज ले तो अच्छा है। ठीक है, कोई भी एक ले। ठीक है, आप बुक शॉप में जाइए, देखिए बुक्स जो आपको कंफर्टेबल लगे। और एंट्रेंस के लिए और एक चीज आपको लेना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बुक मिलता है, अलग अलग पब्लिकेशन का आता है, एमटीजी का आता है, अरिहंत का आता है। ठीक है, अलग अलग दिशा का आता है, दिशा पब्लिकेशन का भी आता है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप जेई के लिए कर रहे हैं तो जेई का लीजिए, नीट के लिए कर रहे हैं तो नीट का लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, अब जैसे सपोज कर लो कि आपके टीचर ने आपको पढ़ाया वेव्स। ठीक है, तो वेव्स पढ़ाने के बाद आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि आपने जो पढ़ा है वो सब कुछ मतलब लेवल पे है कि नहीं है, मतलब बाकी सब चीजों को आप फेस कर सकते हैं। तो टीचर ने जो भी आपको वेव्स का नॉलेज दिया ना, उसके बेसिस पे आप पहले तो आपके पास जो भी बुक है, मतलब एस एल अरोड़ा, प्रदीप, अरिहंत, कोई भी, उसके बुक्स के कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए, और उसके बाद आप प्रीवियस क्वेश्चन देखिए। ठीक है, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि चैप्टर पढ़ रहे हैं, पैरेलली आपने प्रीवियस क्वेश्चन भी देख के रखा है, तो आपको पता है कि किस लेवल का आपको पढ़ना है और किस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, वो कंपैरिजन, ये अंडरस्टैंडिंग करना आपको बहुत जरूरी है, ये आपकी समझ आपको डेवलप करना जरूरी है कि देखिए प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट कम होते हैं, नीट में होते हैं, जेई में कम होता है, बट एटलीस्ट आपको उस डिफिकल्टी लेवल का अंदाजा होना चाहिए कि आपको किस लेवल में पढ़ना है। ठीक है, आपको किस लेवल में पढ़ना है। और एक और चीज आप कर सकते हैं कि एनटीए का जो अभ्यास ऐप है ना, एनटीए अभ्यास ऐप फ्री ऐप है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सरकारी ऐप है, तो ये ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेगा, चैप्टर वाइज एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन, जो भी चैप्टर आपको स्कूल में पढ़ाया गया है, ट्यूशन में पढ़ाया गया है, कोचिंग में पढ़ाया गया है, इस ऐप में जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कीजिए। इट विल गिव यू ए गुड एक्सपोजर, इट विल गिव यू ए गुड एक्सपोजर। ठीक है, सो दिस इज द होल आइडिया, मतलब कि आपको क्लास 11 में आपको किस हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, और अपने जो भी आपके टीचर्स हैं उनको फॉलो कीजिए। ठीक है, उनके नोट्स फॉलो कीजिए, और आप एनटीए अभ्यास ऐप या पीवाईक्यू के थ्रू मतलब आपको आपका प्रिपरेशन लेवल को जज करते रहिए कि आपका प्रिपरेशन लेवल ठीक लेवल में चल रहा है या आपको थोड़ा और इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, सो विद दिस आई एंड दिस वीडियो, माय बेस्ट विशेस, गुड लक।